वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरती कौशिक, योर ट्यूटर अगेन हेयर विद अनदर वीडियो। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन की। तो हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें हमने डी नोवो सिंथेसिस एंड साल्वेज पाथवे की बात की। अब हम न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन की बात करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम मेटाबॉलिकली ब्रेक डाउन करते हैं किसका? सेलुलर न्यूक्लिक एसिड का। हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए जो प्रेजेंट होता है, उसको पहले तोड़ते हैं, जिसकी वजह से फ्री न्यूक्लियोटाइड हमारी सेल के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। क्या रिलीज़ हो जाते हैं? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि पहले हमारे पास आरएनए होगा या फिर हमारे पास क्या होगा? डीएनए होगा। उसको हम तोड़ेंगे तो हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट आ जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो वन बाय वन हम नाइट्रोजनस बेस को तोड़ेंगे, पेंटोज शुगर को तोड़ेंगे और फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ेंगे, जिसकी वजह से ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। अब जो बेस आया है नाइट्रोजनस बेस, उसको या तो साल्वेज पाथवे के थ्रू दोबारा से रिसाइकिल करके हम दोबारा से न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, या फिर उसको कैटाबोलाइज्ड करके एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उनकी अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि प्यूरिन में क्या होता है? 2 साइक्लिक रिंग होती हैं और पिरिमिडिन के अंदर क्या होता है? 1 साइक्लिक रिंग होती है। तो उनको डिग्रेड करने का पाथवे भी अलग अलग होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे कि कैसे हमारे न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा जाता है अलग अलग कंपोनेंट में, फिर पढ़ेंगे कि प्यूरिन को कैसे डिग्रेड किया जाता है, एंड देन पिरिमिडिन को कैसे डिग्रेड किया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, जर्नल स्टेप होता है, जिसमें हम डीफॉस्फोरिलेशन करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को अलग करके उसको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि देखो, न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो डीफॉस्फोरिलेशन कर देंगे न्यूक्लियोटाइड का, तो फॉस्फेट अलग हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, जिसके अंदर पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। ठीक है। तो बिफोर बेसिस कैन बी ब्रोकन डाउन, या फिर साल्वेज पाथवे के थ्रू उनको रिसाइकिल करने से पहले न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स को हम सिक्वेंशियल एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस से गुजारते हैं, ताकि हमारे प्यूरिन अलग होके न्यूक्लियोटाइड से क्या हो जाए? अलग हो जाए, मतलब सेल के अंदर। जैसे सबसे पहले हम न्यूक्लियेजेस और फॉस्फोडाइएस्टरेजेस एंजाइम का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियेजेस क्या करेंगे? आरएनए डीएनए चेन को तोड़ेंगे, और फॉस्फोडाइएस्टरेज भी क्या करेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे, जो डीएनए की चेन में प्रेजेंट है और आरएनए की चेन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाते हैं? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड फॉस्फेटेजेस एंजाइम का यूज़ करेंगे। फॉस्फेटेज क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को न्यूक्लियोटाइड से रिमूव करेगा, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या है? बेस है और शुगर है। ठीक है। अब उसको भी फर्दर किस तोड़ा जाएगा? हमारा न्यूक्लियोसाइडेजेस एंजाइम के थ्रू और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम के थ्रू, जो क्या करता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, चाहे वो प्यूरिन बेस हो चाहे वो पिरिमिडिन बेस हो, और हमारी राइबोज 1 फॉस्फेट या डीऑक्सीराइबोज 1 फॉस्फेट हमारी अलग से आ जाती है। तो अब देखो, इस सिक्वेंशियल क्लीवेज के बाद हमें क्या मिल गए? फ्री हमारे प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसिस मिल गए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्यूरिन कैसे डिग्रेड किया जाता है। अब प्यूरिन में 2 हमारे मेन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो इनको कैसे हमारा तोड़ा जाता है? एडेनिन और जो ग्वानिन है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एएमपी एंड जीएमपी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले समझेंगे कि एएमपी कैसे तोड़ा जाता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कैसे तोड़ा जाता है। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट को हम यहाँ पे किस में कन्वर्ट करते हैं? हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं किस में? आईएमपी में कन्वर्ट करते हैं या फिर एडिनोसाइन में कन्वर्ट करते हैं। एडिनोसाइन डीएमिनेज के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करते हैं एडेनिन के अंदर, और आईएमपी में कन्वर्ट करने के बाद आईएमपी पे हमारा
यहाँ पे IMP आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो कैसे बनता है, जब हम AMP पे 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एक्ट करवाते हैं तो IMP बनता है, आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जिसके ऊपर हमारा आइनोसाइन के ऊपर फिर हम क्या ऐड करते हैं, एक एंजाइम ऐड करते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम, जिसके बाद आइनोसाइन किस में कन्वर्ट होता है, हाइपोजेंथाइन के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर हाइपोजेंथाइन में क्या करते हैं हम, जेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करवाते हैं, जिसके बाद जेंथाइन बनता है। जेंथिन बनने के बाद जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करवाते हैं, जिसके बाद यूरिक एसिड बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो AMP है उसका एंड प्रोडक्ट वो किस पे टूटता है, यूरिक एसिड में टूटता है। इसी तरह ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट जो GMP होता है उसके ऊपर भी 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एक्ट करता है, जिसके बाद ये ग्वानोसाइन में कन्वर्ट होता है। अब प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है ग्वानोसाइन के ऊपर, जिसके बाद ये ग्वानिन में कन्वर्ट होता है। ग्वानीज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये जेंथिन में कन्वर्ट होगा, फिर जेंथिन ऑक्सीडेज एक्ट करेगा तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब जो यूरिक एसिड होता है उसको हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाता है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ ह्यूमन बींग्स में ये जो यूरिक एसिड होता है ये हमारा स्टोर हो जाता है जॉइंट्स में, जिसकी वजह से जॉइंट पेन होता है और एक कंडीशन हो जाती है यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से, जिसको हम गोट बोलते हैं, जिसमें हमारा यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है और अर्थराइटिस जैसी कंडीशन हो जाती है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में जो यूरिक एसिड होता है वो लो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है, तो उसको एक्सक्रीट कैसे करवाया जाएगा हमारी बॉडी से, किडनी के थ्रू करवाया जाएगा यूरिन की फॉर्मेशन में, और पार्शली गट के थ्रू वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट होगा फीकल मैटर की फॉर्म में। अगर हमारी बॉडी में ये यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर यूरिसेमिया कंडीशन हो जाती है, गोट हो जाती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एक्सेसिव हो जाता है ओवर प्रोडक्शन की वजह से या अंडर एक्सक्रीशन की वजह से, जब एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा तब भी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, या फिर जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तब भी बढ़ जाएगा। तो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और वो जॉइंट्स में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में और बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है, जिसको गोट बोलते हैं, और कभी कभी ये किडनी स्टोन की फॉर्मेशन भी ले लेता है। तो ये क्या था, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थी हमारी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, अगर वो रिलीज नहीं हो रहा बॉडी से तो गोट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा नाइट्रोजनस बेस था वो क्या था, पिरिमिडिन था। तो पिरिमिडिन को कैसे डिग्रेड किया जाएगा, पिरिमिडिन में 3 नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अनलाइक प्यूरिन, जो पिरिमिडिन होता है उसकी रिंग होती है सिंगल रिंग। ठीक है, वो ओपन, कंप्लीटली ओपन कर दिया जाता है और कंप्लीटली डिग्रेड किया जाता है एक सोल्यूबल नॉन टॉक्सिक मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट के अंदर, क्योंकि यूरिक एसिड तो क्या था, इनसोल्यूबल सब्सटेंस था, बट जो पिरिमिडिन होता है वो तो पिरिमिडिन जो बेसिस होते हैं वो उनके अंदर सिंगल साइक्लिक रिंग होता है जो कंप्लीटली तोड़ दिया जाता है नॉन टॉक्सिक सोल्यूबल मेटाबोलाइट के अंदर। बट प्यूरिन जो होते हैं वो डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करते हैं, जिसको कंप्लीटली नहीं तोड़ा जाता और इनसोल्यूबल यूरिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है, तो जब पिरिमिडिन डिग्रेडेशन होता है तब हमारे जो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन है उनको किस फॉर्म में तोड़ा जाएगा, CMP, UMP एंड TMP की फॉर्म में तोड़ा जाता है उनके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड्स में, और फ्री बेसिस में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन में। साइटोसिन को डीएमिनेट करके यूरेसिल बनाया जाता है, और जो पिरिमिडिन रिंग्स हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है NADPH की प्रेजेंस में, ताकि जो डबल बॉन्ड उनके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो उसके, क्लीव हो उसके NADPH की प्रेजेंस में। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा और जो NADPH है वो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन वहाँ पे बाइंड हो जाएगी तो डबल बॉन्ड ईजिली टूट सकता है। अब देखते हैं पिरिमिडिन डिग्रेडेशन पाथवे। देखो, जो हमारा साइटोसिन होता है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसपे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एक्ट करता है और उसको साइटिडीन में कन्वर्ट कर देता है। कई बार साइटिडीन यूरिडीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और या फिर साइटिडीन पे हमारा साइटिडीन डीएमिनेज एक्ट करता है, जिसको हमारा साइटोसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके
ऊपर पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज PNP एंजाइम एक्ट करता है और उसको यूरेसिल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरेसिल में कन्वर्ट कर देता है। अब जो यूरेसिल है उसके ऊपर डाईहाइड्रोपिरिमिडिन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है, जिसकी वजह से यूरेसिल से डाईहाइड्रो यूरेसिल बन जाता है, जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड होता है। जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है डाईहाइड्रोपिरिमिडीडेज, जिसके बाद ये N कार्बोमाइल बीटा एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिस पे हमारा एंजाइम एक्ट करता है बीटा यूरिडो प्रोपियोनेज। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बीटा एलानिन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अमोनिया बनता है। जो अमोनिया होता है उसको हमारी लीवर सेल्स हेपेटोसाइट्स किस में कन्वर्ट कर देती है? यूरिया साइकिल से यूरिया में, और फिकल मैटर से एक्सक्रीट आउट कर देती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको रेस्पायर आउट कर दिया जाता है। और बीटा एलानिन का यूज़ कर लिया जाता है यहाँ पे क्या करने के लिए? दूसरे सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, जैसे मेलोनिल कोएंजाइम ए या मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम ए। अब थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट को कैसे तोड़ा जाएगा? यहाँ पे थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट पे भी न्यूक्लियोटाइड एंजाइम एक्ट करेगा और थाइमिडिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर थाइमिडिन पे हमारा एंजाइम एक्ट करता है थाइमिडिन फॉस्फोरिलेज एंजाइम, जिसकी बाद डीऑक्सीराइबोज 1 फॉस्फेट भी यहाँ पे यूज़ की जाती है टू कन्वर्ट थाइमिडिन इनटू डाईहाइड्रोथाइमिन, है ना, जिससे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। डाईहाइड्रोथाइमिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है N कार्बामाइल बीटा अमीनो आइसोब्यूटेरेट में। जो N कार्बामाइल बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेरेट है, इसके ऊपर बीटा यूरिडो प्रोपियोनेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेरेट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में तोड़ देता है। जो अमोनिया होती है उसको अगेन यूरिया की फॉर्म में यूरिया साइकिल के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको किडनी के थ्रू फीकल मैटर से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पायर आउट कर दिया जाता है। और जो ये बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेरेट है, ये सोल्यूबल फॉर्म है, वाटर सोल्यूबल कैटाबोलाइट है, जिसको या तो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है या मेटाबोलाइज करके मेलोनिल कोएंजाइम ए या मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन कर दी जाती है। इस तरह से साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन को क्या कर दिया जाता है? कैटाबोलाइज कर दिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला? अब जब डिग्रेडेशन होगी साइटोसिन की, यूरेसिल की, तो बीटा एलानिन निकलेगा या अमोनिया निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, और जब डिग्रेडेशन होगी थायमिन की, तो बीटा अमीनो आइसोब्यूटेरेट निकलेगा, अमोनिया निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो जो बीटा एलानिन है या बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेरेट है, ये क्या करे जाते हैं? इनको प्रोसेस किया जाता है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के थ्रू, मतलब इनका यूज़ करके अमाइनो एसिड भी बनाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रेस्पायर आउट कर दिया जाता है। अमोनिया को टॉक्सिक होता है, उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। और इनको बीटा एलानिन को और बीटा अमाइनो आइसोब्यूटेरेट को या तो दूसरे अमाइनो एसिड फॉर्म करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है या मेलोनिल कोएंजाइम ए बनाने के लिए यूज़ कर दिया जाता है। अल्टरनेट फेट क्या होता है? अल्टरनेट फेट होता है साल्वीज पाथवे, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस निकल रहे हैं उनको दोबारा से रिसाइकिल करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ साल्वेज पाथवे। ठीक है, तो टू कंजर्व मेटाबॉलिक एनर्जी, हमारी मेटाबॉलिक एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, क्यों? क्योंकि जब डी नोवो सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो वो फ्रेश सिंथेसिस होता है, स्क्रैच से हम क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं, जो कि एनर्जी बहुत गेन करती है। ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होती है। तो सेल क्या करती है? फ्रीक्वेंटली रिसाइकिल करती है फ्री प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस को दोबारा से न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए साल्वेज पाथवे के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है? PRPP का यूज़ किया जाता है। PRPP क्या है? फोस्फोराइबोसाइल पायरोफोस्फेट। ठीक है, फोस्फोराइबोसाइल पायरोफोस्फेट जो क्या करती है? जो डोनेट करती है राइबोस 5 फोस्फेट ग्रुप को डायरेक्टली, किसको? फ्री बेसिस को, फ्री नाइट्रोजनस बेसिस को, चाहे वो प्यूरिन है चाहे वो पिरिमिडिन है। क्या रीजनरेट करने के लिए? एक न्यूक्लियोटाइड रीजनरेट करने के लिए। तो ये सिंगल स्टेप में क्या हो जाता है? एक न्यूक्लियोटाइड रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो की एंजाइम यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अगर हम एडेनिन AMP एडेनिन मोनोफॉस्फेट
को यूज़ कर रहे हैं, मतलब AMP अगर बना रहे हैं, एडेनिन मोनोफॉस्फेट बना रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, APRT, एडेनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। और HMP अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे एंजाइम होगा HGPRT, हाइपोजेंथाइन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है, ये पाथवे तो हमें ये बताता है कि अगर प्यूरिन और पिरिमिडिन प्रेजेंट है तो हम उनको दोबारा से रिसाइकिल करके न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। बट अगर यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है और HGPRT एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इसको कोड करने वाला एंजाइम या जीन म्यूटेंट हो या डेफिशिएंट हो, तो इस एंजाइम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से लेच नाहेन सिंड्रोम हो जाएगा, जो एक न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है, जिसकी वजह से साल्वेज पाथवे के थ्रू प्यूरिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन कैसे होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ वीडियोस आपको जाके देखनी है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको इस वीडियो लेक्चर को, थ्योरी लेक्चर को कैसे अप्रोच करना है, कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं न्यूक्लियोटाइड के MCQ डिस्कस करूँगी तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, बट आफ्टर दैट जब पाथवे डिस्कस होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन के बाद भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्रोवाइडिंग योर सपोर्ट टू मी। और अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।